नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 1 मई 2009 को मुंबई में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस सरकार देश को अच्छा नेतृत्व नहीं दे पाई, क्योंकि अगर कांग्रेस ने कुछ अच्छा काम किया होता तो देश जिन संकटों से आज गुजर रहा है उन संकटों से देश को गुजरना नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, आजादी के 60 साल बीत चुके हैं। पचपन साल तक एक ही पार्टी की हुकूमत रही। 50-52 साल तक एक ही परिवार का साम्राज्य रहा और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बेशर्म होकर के औरों पर आरोप लगाने की हिम्मत करती है। ये अपने आप में इस देश में एक अजूबा है। कोई मुझे बताए मित्रों, इस बार जो अमेरिका में चुनाव नतीजे आए हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। कई कारणों की मीमांसा भी हो सकती है, लेकिन मैं एक ऐसे पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो लोग कई बार अमेरिका का हवाला देते हैं, वहां पर जो परिवर्तन हुआ उसकी चर्चा करते हैं और देश के बड़े जाने माने पॉलिटिकल पंडित किया करते हैं। और भारत के राजनीतिक मानचित्र पर इसको जरा सोचने की आवश्यकता है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या कारण था अमेरिका की जनता ने ओबामा को पसंद करने की दिशा में गए? मित्रों, कई कारण होंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि अमेरिका का लोकतंत्र, अमेरिका का नागरिक एक बात से ऊब चुका था। 25 साल से करीब हिंदुस्तान में तो हम एक परिवार को झेल रहे हैं, वे लोग 2 परिवार को झेल रहे थे। पहले सीनियर बुश जीत करके आए, फिर जूनियर बुश जीत के आए। अब उसमें भी कैसे? सीनियर बुश एक बार, सीनियर बुश दूसरी बार, फिर क्लिंटन एक बार, क्लिंटन दूसरी बार, फिर जूनियर बुश एक बार, जूनियर बुश दूसरी बार, फिर मौका आया मिसेस क्लिंटन, और तब जाकर के पूरा अमेरिका चौंक गया कि भी ये क्लिंटन बुश चलेगा कि उसके बाहर अमेरिका जाएगा। और तब जाकर के अमेरिका के मतदाताओं ने हिम्मत के साथ फैसला किया और इस परिवार की दुनिया को तोड़ दिया। मित्रों, जो लोग अमेरिका की उदाहरण देते हैं, हमारे देश में इस तर्क, इस चर्चा, इससे बोलने से कतराते हैं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में इस स्थिति को समझना होगा। क्या इस देश को चलाने का सामर्थ्य देश के अन्य लोगों में नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री हो, नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनकी सरकारों का कार्यकाल हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे कार्यकाल के शिरोमोर पर है, ऊंचाइयों पर है। और इसलिए ये प्रबुद्ध नागरिक है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और देश की अर्थनगरी से मैं बात बताने आया हूं, तब
कि हम अपने सोचने के दायरे से बाहर आने को तैयार है कि नहीं है। मित्रों, एक दूसरा मैं कठिनाई अनुभव कर रहा हूं। ये जो कंज्यूमरिज्म का जमाना है और टीवी तय करता है कि आप कौन सी टूथपेस्ट उपयोग करेंगे, कौन सा जूता खरीदोगे, परिवार का बच्चा भी प्रभावित होता है। अब जीवन में उपयोगी कमोडिटी के लिए तो बात समझ आ सकती है, लेकिन आज कोशिश ये हो रही है उसी तौर तरीके से साबुन खरीदना, टूथब्रश खरीदना अलग बात है, सरकार बनाना एक बहुत बड़े दायित्व की बात होती है। क्या कहीं इस प्रकार से देश को मूल मुद्दों से हटा करके देश की आवश्यकताओं की चर्चा किए बिना किसी और बात को ले जाने का प्रयास किसकी भलाई के लिए हो रहा है, आने वाले दिनों में चर्चा की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। हिंदुस्तान में इतने सालों के कार्यकाल को देखें, कभी भारत ने अनुभव नहीं किया इतने गंभीर संकट से देश गुजर रहा है। कोई माने या न माने और संकट बढ़ने वाले हैं, और जब संकटों का दायरा बढ़ता चलता जा रहा है, ऐसे समय भारत में एक मजबूत सरकार होना, चाहे देश की अंदरूनी स्थिति का सवाल हो या बाह्य परिस्थितियों का दबाव हो, भारत को एक मजबूत सरकार का होना आज से पहले कभी जरूरत नहीं थी, उससे ज्यादा जरूरत आज है और आने वाले दिनों में है। अब सोचिए, एक तरफ नेपाल जो कल तक हिंदू राष्ट्र के रूप में, एक मित्र देश के रूप में हमारी निकटता का सहारा था, जिस प्रकार से माओवाद ने उस पर कब्जा कर लिया, आए दिन खबरें आती हैं फेक करेंसी के जैसे कारखाने वहां लगे हुए हैं, आईएसआई का अड्डा बना हुआ है, चीन भी अपनी हरकतों करने के लिए उस भूमि का उपयोग कर रहा है। दूसरी ओर बांग्लादेश, हमारे देश के जवानों ने अपने खून को सींच करके बांग्लादेश को जन्म दिया था। हमारे ही देश के जवानों ने शहादत ली थी। आज वो बांग्लादेश अल कायदा की गतिविधि का केंद्र बन गया, हुज्जी का अड्डा खड़ा हो गया, आईएसआई ने अपना पैर वहां फैला दिए। आए दिन देश बांग्लादेश की तरफ से खतरे की घंटी बजती रहती है। और इधर पाकिस्तान पहले ही से परेशान करता था, अब तालिबान ने उस पर कब्जा जमा दिया है और तालिबान का दावा है वो कराची तक पहुंच चुका है। और अगर कराची तक तालिबान का पहुंचना, मुंबई दूर नहीं है दोस्तों, और गुजरात तो बिल्कुल दूर नहीं है। देश के चारों तरफ संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोई मुझे बताए मित्रों, दिल्ली सरकार के पास कोई ऐसी नीति है, कोई ऐसा साहस है, कोई ऐसी योजना है, कोई ऐसा व्यक्तित्व है, इस संकट के भंवर में पड़े हुए देश को इस हालत में से निकाल के बाहर ले आए? भाइयों बहनों, यहां बैठे हुए हर व्यक्ति के मन में आज मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं। इन सवालों के जवाब वर्तमान सरकार के पास से मिलना मुश्किल है, और उसका मूल कारण है देश में ताकत नहीं, ऐसा नहीं है। देश में बुद्धिधन
नहीं, ऐसा नहीं है। देश में रणनीतिकार नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति की सोच, इंडिया फर्स्ट, भारत के हित सर्वोपरि, उस और सोचने के लिए जो ताकत चाहिए, वो ताकत में रुकावट पैदा करती है। और तब जाके इस समय की मांग है कि दिल्ली में एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। दूसरा संकट है, दुनिया पूरी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। विश्व पूरा और ज्यादातर डेवलप कंट्रीज संकट के घेरे में है। क्या इस स्थिति को हम देखते रहेंगे, यह स्थिति से बचते रहेंगे, या स्थिति का फायदा उठाएंगे? मित्रों, 3 ऑप्शन ओपन है। लेकिन 1 साल होने आया, मंदी का दौर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। हमारे सामने 3 ऑप्शन, या तो देखते रहें, बचते रहें, या अवसर का फायदा उठाएं। भाइयों बहनों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अर्थवेत्ता होने के बावजूद भी देश को वो नेतृत्व नहीं दे पाए जो इस आर्थिक संकट के काल में इस संकट को अवसर में पलट दे। मित्र, मैं आज यहां गुजरात की तारीफ करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। मित्र, दुनिया के मंदी के दौर में दुनिया की कोई भी कंपनी बाजार से हटना नहीं चाहती है। वो अपना प्रोडक्शन करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, वो मार्केट की तलाश में रहती है। हमारे पास 2 बड़े स्ट्रांग पॉइंट हैं। एक, 100 करोड़ का मार्केट है, 100 करोड़ देशवासियों का बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है। और दूसरा, कम से कम खर्चे में स्किल लेबर, पीसफुल लेबर, एफिशिएंट लेबर, ये ह्यूमन रिसोर्स, ये हमारी दूसरी पूंजी है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि दुनिया को मंदी के दौर से निकालने के लिए 2 अश्व की तरह काम कर सकती है। अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करें तो दुनिया को तो मंदी के दौर से बाहर ला सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को इस मंदी पर सवार होकर के सुख और समृद्धि की नाव की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, मैंने गुजरात में एक छोटा प्रयोग किया था। हमने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया और मैंने दुनिया के देशों को कहा था, आप अपनी कंपनी बंद करना नहीं चाहते, आप अपना व्यापार रोजगार बंद करना नहीं चाहते, मैं आपको अवसर देता हूं, एंड आई हैव अ फॉर्मूला। मित्रों, गुजरात एक छोटा सा राज्य, 100 देश के लोग आए, 100 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स, किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के उपराष्ट्रपति, कई देशों के कैबिनेट मिनिस्टर, किसी देश के राष्ट्रपति, यानी विश्व की पूरी ताकत जिसको कहें, गुजरात की धरती पर उतर आई। इन्वेस्टर्स आए और मैंने उनको कहा था, मेरी सीधी सादी फॉर्मूला है, और मैंने एक शब्द में कहा था रेस, RACE। मैंने कहा था लो रिस्क, अलर्टनेस, लो कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी। ये 4 जड़ी बूटियां हैं जिससे मैं सारी स्थितियों को बदल सकता हूं, और आप आइए। और मित्रों, जब दिल्ली में सर पे हाथ रख करके लोग रो रहे हैं, गुजरात के अंदर 25 लाख करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश के साथ, 25 लाख नौजवानों को रोजगार की गारंटी के साथ, 12 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के साथ गुजरात की धरती ने एक नया इतिहास बना दिया।